कोई इतना बड़ा पंडित भी नहीं है कि आपको अभी रैंक बता पाए। इतना वेरिएशन क्यों है? ये सारे फैकल्टी एक जगह पे क्यों नहीं टिक पा रहे हैं और बार-बार अपनी वीडियोस में चीजें चेंज क्यों कर रहे हैं? व्यूज और लाइक्स का खेल ऐसा है कि आपको सिर्फ वही चीजें दिखाई जाती हैं जो आप देखना चाहते हैं। 300, 400, 500 नंबर में बैठे हैं और उन सभी को ये लगता है कि उनको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, जबकि सेमी गवर्नमेंट मेडिकल जैसा कुछ होता ही नहीं। कुछ टीचर तो ऐसे थे कि एग्जाम से निकलते ही कैमरा और माइक बच्चों के मुंह पे लगा दिया। और ये मार्केटिंग और ये जो अंधविश्वास है, ये हमारे देश में इस समय चरम पे हो, चाहे वो नेता हो चाहे वो टीचर हो। पिछली बार भी इन्होंने धोखा दिया था बच्चों को। आलम ये है कि एक एक टीचर दिन में 2 वीडियो कट ऑफ पे बना रहा है। उनकी एजुकेशन वाली वीडियो अगर कोई नहीं देख रहा है तो भी कट ऑफ वाली वीडियो पे हजारों में व्यूज आते हैं। महेश्वरी सर ने आके बोल दिया कि मेरे 16 बच्चे 700 ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, तो अब वो महेश्वरी सर को गाली निकालने में लगे हैं कि इन्होंने तो पेपर खरीद लिया होगा, ये तो माफिया है। 2026 में अब कुछ नहीं बचा है, आप 2027 की तैयारी कीजिए। सबसे पहले ये फैकल्टी समाज है जो एनटीए को पोस्टना स्टार्ट करता है और जब पेपर इजी आता है तो ये बहुत दावे से कहते हैं जो हमने पढ़ाया वही आया। 2026 के पेपर की कट ऑफ 2025 से कम बताई जा रही है। अरे कैसे टीचर हो भाई अगर आप पेपर नहीं कर पा रहे हो? मैंने कई रैंक प्रेडिक्टर को चेक किया, उस पर अपने नंबर डाले, ओटीपी आए और उसके बाद तब से लेके अभी तक मेरे को इतने नोटिफिकेशन आ रहे हैं। हिपोक्रेसी नहीं है ये, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चीजें आप कैमरे के सामने देख रहे हैं और जो ट्रू सिचुएशन है उसमें बहुत डिफरेंस है। हेलो एंड गुड इवनिंग, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। अभी ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, कट ऑफ की एल्गोरिथम यूट्यूब की कुछ ऐसी चल रही है कि बहुत सारी वीडियो है, बहुत सारे वेरिएशन है। आप भी मेरे पीछे कुछ नंबर्स लिखे देख रहे होंगे। कोई 520 कट ऑफ बता रहा है, कोई 30, 40, 50, 580 तक भी लोग आ चुके हैं। बहुत सारे डेवलपर थे जिन्होंने अपनी अपनी अप्रोच लगा के अपने अपने तरीके से कट ऑफ को बताई। ऐसे भी थे जिन्होंने एक एक कट ऑफ को कई कई तरीके से बताया, ऐसे भी थे जिन्होंने कट ऑफ को कई कई बार बताया। बट एक हैकर की एंट्री से सब डेवलपर का खेल बिगड़ गया और कहानियां बिल्कुल परे जा पहुंची। जो एक्सपेक्टेशन बच्चों को 21 तारीख के एग्जाम के बाद थी, क्योंकि कुछ टीचर तो ऐसे थे कि एग्जाम से निकलते ही कैमरा और माइक बच्चों के मुंह पे लगा दिया और उन्होंने अपने अजम्पशन के हिसाब से 520-30 कमिट कर दिया कि इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। अच्छा, कहानी यही तक नहीं है। जितने भी टीचर कट ऑफ बता रहे हैं वो सब ये कह रहे हैं कि पिछले बार की देख लो, मैंने बताया था वही हुआ, जबकि पिछली बार भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। पिछली बार भी इन्होंने धोखा दिया था बच्चों को। पिछली बार भी किसी टीचर ने आके ये अकाउंटेबिलिटी नहीं ली थी क्योंकि उन्होंने मिसजज किया एग्जाम को। बट अभी भी यही सब चल रहा है और इसमें कंफ्यूज कौन होता है? बच्चे और पेरेंट। आगे की कहानी शुरू करें उससे पहले एक कहानी मैं आपको और सुना देना चाहता हूँ। आपने कहानी सुनी होगी टाइटैनिक जहाज की, सबसे बड़ा जहाज, अनसिंकेबल जहाज। उस जहाज के ऊपर एक ऐसा विश्वास था, अटूट विश्वास था लोगों का कि ये तो डूब ही नहीं सकता। और जब वो आइसबर्ग से हिट हुआ, जब वो डूबा, तो अंतिम समय तक भी आधे लोग उस जहाज को छोड़ने को तैयार नहीं थे। नतीजा ये निकला कि बहुत सारी लाइफ बोट खाली चली गई और बहुत सारे लोग जहाज के साथ ही डूब गए। ये वो अंधविश्वास था जिसकी वजह से लोगों ने, और ये अंधविश्वास आया मार्केटिंग की वजह से, क्योंकि उस जहाज की मार्केटिंग ऐसे की गई थी कि लोगों को लगता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये मार्केटिंग और ये जो अंधविश्वास है, ये हमारे देश में इस समय चरम पे हो, चाहे वो नेता हो चाहे वो टीचर हो चाहे वो कोई भी अभिनेता हो। जब वो मार्केटिंग करने पे आते हैं तो इतने विश्वास से किसी भी चीज को मार्केट करते हैं, हमें अच्छे और बुरे का फर्क करने का, सोचने का मौका ही नहीं मिलता और हम बस अटूट विश्वास पे कर लेते हैं। इस वीडियो में हो सकता है आप मुझे हेट निकाल लें, पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मार्केटिंग हो रही है इस समय पे नीट के एस्पिरेंट्स के साथ, उसको लेके उसमें भी मेरे को बहुत ज्यादा प्रेम मिला था आपकी तरफ से। प्रेम नेगेटिव साइड में था। बट अभी मुझे जो लगता है, क्योंकि मेरे को रोज बीसीओ कॉल आ रही हैं जो ऐसे बच्चों की हैं जो 300, 400, 500 नंबर में बैठे हैं और उन सभी को ये लगता है कि उनको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। 500 वाले नंबर वाले बच्चे को लगता है कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नाम पे कैसे फ्रॉड होता है, कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। हर फैकल्टी के चैनल पे आपको सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वीडियो मिल जाएगी जिसमें वो दावा करते हैं कि 300 नंबर से लेके 500 नंबर तक सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, जबकि सेमी गवर्नमेंट मेडिकल जैसा कुछ होता ही नहीं है। कुछ मेडिकल कॉलेज के अंदर कुछ आरक्षित सीट होती है जिनकी सीट कम होती है और वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं और वो सीट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो स्ट्रीट के आते हैं। और इन सीट्स की कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कट ऑफ से थोड़ी ही कम होती है। लेकिन व्यूज और लाइक्स का खेल ऐसा है कि आपको सिर्फ वही चीजें दिखाई जाती हैं जो आप देखना चाहते हैं। असलियत में अगर आपको जीना है तो आपको पूरी रिसर्च ढंग से समझनी पड़ेगी।
जैसा मैंने बताया, अगर आप इसको ढंग से कंसीडर करेंगे और आज की डेट में यूट्यूब पे कट ऑफ भर डाल देंगे तो आपको दर्जनों वीडियो, हर घंटे में पड़ी वीडियो दिख जाएंगी। आलम ये है कि एक एक टीचर दिन में 2 वीडियो कट ऑफ पे बना रहा है। उनकी एजुकेशन वाली वीडियो अगर कोई नहीं देख रहा है तो भी कट ऑफ वाली वीडियो पे हजारों में व्यूज आ रहे हैं। यही वजह है। और सबसे बड़ा सवाल मेरा आप लोगों से है, अगर आपको आज कट ऑफ पता लग भी गई नंबर्स पे, क्योंकि आप तो नंबर्स ही लेके बैठे हैं ना, रैंक तो अभी आपके पास है नहीं और कोई इतना बड़ा पंडित भी नहीं है कि आपको अभी रैंक बता पाए। 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। 20 लाख बच्चों में से किसी भी कोचिंग के पास इतना बड़ा नंबर नहीं है कि 10% बच्चों को भी वो उनके रिव्यूज को भी वो एवेल्यूएट करके एक लेवल पे लाके कोई प्रिडिक्शन दे सके। किसी कोचिंग के पास अगर बहुत अधिक बच्चे होंगे तो 20,000, 50,000, 1 लाख, ये महज 5% या 10% डेटा है। 10% डेटा के ऊपर आप कैसे रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हैं? और अगर आप रैंक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो जो स्कोर आप कोट कर रहे हैं, जिसमें आप एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल को बेस बना के कट ऑफ कोट कर रहे हैं, वो कैसे इतनी ज्यादा वाइड है कि एक फैकल्टी 530 बोलता है, एक 550, फिर 540, फिर कोई 580। इतना वेरिएशन क्यों है? ये सारे फैकल्टी एक जगह पे क्यों नहीं टिक पा रहे हैं और बार बार अपनी वीडियोस में चीजें चेंज क्यों कर रहे हैं? महेश्वरी सर ने आके बोल दिया कि मेरे 16 बच्चे 700 ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, 680 से ज्यादा 50 बच्चे हैं हमारे पास। अब जब से उन्होंने ये कोट किया है तो एक अलग सी सुदबुगार हो चुकी है पूरे टीचर महकमे में, क्योंकि जिन्होंने 520 कट ऑफ बनाई थी अब उनको डर लग रहा है कि उनकी जो कट ऑफ प्रेडिक्शन थी वो गलत होने वाली है। तो अब वो महेश्वरी सर को गाली निकालने में लगे हैं कि इन्होंने तो पेपर खरीद लिया होगा, ये तो माफिया है। ये अजीब सा घटना पिछले कुछ समय से चली रही है। पहले अलग सर ने अपनी वीडियोस में ऐसा दिखाया कि एलन खराब इंस्टीट्यूट है और वहां पे बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, इमोशनली अटैच बच्चा उनके साथ है। फिर एलन वाले सर ने डांस कर दिया कि कोई हीरो यहाँ कोई जीरो वहां। अब ये सब बंदरवाट के अंदर सिर्फ बच्चे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, पेरेंट ही कंफ्यूज है। अगर आपको ये मार्केटिंग गिमिक अभी समझ में नहीं आ रहे तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब रीनीट अनाउंस हुआ उससे पहले भी 22,69,000 बच्चे रजिस्टर्ड थे और लगभग सभी बच्चों ने एग्जाम दिया था। कुछ बहुत ही कम नंबर था जिन लोगों ने रीअपियर नहीं किया। और जब रीनीट हुआ तो लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चा, 2.5 लाख बच्चे के लगभग एग्जाम देने नहीं गया। एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए आप बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा एग्जाम जिसकी फीस आपको रिफंड हो चुकी है, आप मॉक टेस्ट खरीद के देने में इच्छुक है, लेकिन एक फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम जो कि संडे को होने वाला है, जहां पे आपको सेंटर चेंज करने का ऑप्शन था, वो सारी सहूलियत थी, फिर भी आप देना नहीं चाहते हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है? जिस एग्जाम के लिए बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए एक मैच खेलने वाले प्लेयर के लिए अगर एक प्रैक्टिस मैच मिल जाए उसको ओपोनेंट के साथ तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी बच्चे नहीं गए क्योंकि ब्रेन वॉशिंग की गई। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपने अपने तरीके से बच्चों को बरगलाया और उन बच्चों को ड्रॉपर बैच के लिए रिटेन कर लिया। और इस बात का पुष्टि पेरेंट्स की कॉल ने की। मेरे को पेरेंट्स की कॉल आई कि सर हमारे स्टूडेंट जो 30-50 दिन की फ्री कोचिंग क्लास लेने गए थे उनको सिर्फ और सिर्फ एक तरफ मोटिवेट किया जा रहा है कि 2026 में अब कुछ नहीं बचा है, आप 2027 की तैयारी कीजिए। तो ये जो मार्केटिंग का गेम है ना, ये इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुका है कि आपकी ब्रेन वॉशिंग अभी कट ऑफ को लेके भी की जा रही है, क्योंकि कट ऑफ एक ऐसा बर्निंग टॉपिक है इस समय। हर पेरेंट, हर नीट एस्पिरेंट, हर बच्चा अगर वो एग्जाम दिया है तो भी और नहीं दिया है तो भी ये जानना चाहता है, क्योंकि पेपर को डिफिकल्टी लेवल को, जब भी पेपर डिफिकल्ट आता है सबसे पहले ये फैकल्टी समाज है जो एनटीए को कोसना स्टार्ट करता है, और जब पेपर इजी आता है तो ये बहुत दावे से कहते हैं जो हमने पढ़ाया वही आया। 2025 में एक सरप्राइज फैक्टर था। 2025 में पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने समय के बाद एक टफ पेपर बच्चों को देखने को मिला। कट ऑफ लो जाना लाजमी था, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बच्चे की जो प्रिपरेशन थी वो इजी पेपर के लिए थी और एक अनएक्सपेक्टेडली टफ पेपर आया। बट 2026 में तो हम उसी थ्रेशोल्ड को लेके चल रहे थे, उसी लेवल को लेके चल रहे थे। क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट 2025 के पेपर को भूल चुके थे और वो 2024 के पेपर की तरह ही तैयारी करवा रहे थे? तो तैयारियां तो 2025 के पेपर के हिसाब से चल रही थी। और जब रीनीट अनाउंस हुआ, यानी कि जब नीट 2026 का पेपर आउट हुआ और 12 तारीख को रीनीट अनाउंस हुआ, तब तो ये बात एकदम क्लियर हो चुकी थी कि 50 दिन की समय आपको मिल रहा है और अब जो पेपर आने वाला है वो निश्चित तौर पर टफ होगा। तो क्या बच्चे ने टफर पेपर के लिए तैयारी नहीं की होगी? और अगर तैयारी टफर पेपर के लिए की गई थी और इंस्टीट्यूट ने टफर पेपर के लिए तैयारी करवाई थी, बहुत सारी कोचिंग ने फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की थी, मॉक टेस्ट हुए थे, सब कुछ हुआ था, उसके बाद भी ऐसा कैसे हो गया कि 2026 के पेपर की कट ऑफ 2025 से कम बताई जा रही है? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर फैकल्टी से मैं पूछना चाहता हूँ। और मार्केटिंग का तो ऐसा खेल है, जब नीट का एग्जाम हुआ 2026 में पहली बार, सबसे पहले होड़ लग गई कि हमारी आंसर की आएंगी। आंसर की में कई सवाल कई फैकल्टीज के गलत थे। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती
कि फैकल्टीज कैमरे पे आके कैसे बोल सकते हैं कि अगर टीचर ही पेपर नहीं कर पा रहा तो बच्चा कैसे। अरे कैसे टीचर हो भाई अगर आप पेपर नहीं कर पा रहे हो तो। आप बेमतलब में अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए एक रॉन्ग स्टेटमेंट पास ऑन करते हैं। यहां तक भी खत्म नहीं होता, उसके बाद जैसे ही आंसर की आती है गलत सलत आंसर की चढ़ा दी जाती है, उसके बाद क्रेडिट लिया जाता है सबसे पहले हमने की। सर आप करोगे ना, 10 लोग बैठ के अपने एसी ऑफिस में पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप जल्दी करोगे ही, इसमें आपको क्रेडिट लेने वाली कौन सी बात है। उसके बाद फिर तुरंत जैसे ही आंसर की सर्कुलेट होनी स्टार्ट होती है रैंक प्रेडिक्टर चालू हो जाते हैं। रैंक प्रेडिक्टर का किसी के पास कोई ठोस आधार नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं कोई भी अगर कहे, कोई भी अगर चैलेंज करे, मैं इस पर डिबेट करने को तैयार हूं। रैंक प्रेडिक्टर चालू होगा तो इतना ही नहीं कि आपको रैंक प्रेडिक्टर चालू होगा, उसके एड्स चलने लग जाएंगे और जब तक अपना नंबर और ओटीपी आप नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया, मैंने कई रैंक प्रेडिक्टर को चेक किया, उस पर अपने नंबर डाले, ओटीपी आए और उसके बाद तब से लेके अभी तक मेरे को इतने नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इतने नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जाके अब नीट की 2027 की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो आप तो स्टूडेंट हैं, इस मार्केटिंग को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो टाइटैनिक वाले उन लोगों का जो हाल होगा, उनकी नैया जैसे डूबी वैसे उन बच्चों का भी होगा जो ब्लाइंड फेथ करते हैं इन फैकल्टीज पे। आपको समझना पड़ेगा जो चीजें आप कैमरे के सामने देख रहे हैं और जो ट्रू सिचुएशन है उसमें बहुत डिफरेंस है। महेश्वरी सर जो बोल रहे हैं, महेश्वरी सर एक पुराने शिक्षाविद है, मैं उनकी तरफ नहीं हूं, मैं किसी और फैकल्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, हर वीडियो के एंड में कोई ना कोई अपनी सर्विस आपको चिपका के जा रहा है। कोई नेपाल में एडमिशन कराने की वकालत कर रहा है, कोई सर्बिया में एडमिशन कराने की वकालत कर रहा है, कोई जॉर्जिया प्रमोट कर रहा है तो कोई रशिया प्रमोट कर रहा है। ये सभी फैकल्टीज कब से एडमिशन कराने लगे, और क्या हिपोक्रेसी नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एक स्टूडेंट जिसको आपने अपने ऑफलाइन कोर्स में ये बोल के एडमिशन दिया था कि हम आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए तैयारी करवाएंगे, आपको फोन बाहर रख देना है, आपको ये कर देना है, आपको वो कर देना है, और वो अपना घर छोड़ के आपके संस्थानों में हॉस्टल्स में जाके रह रहा है, उसको अब आप फॉरेन एजुकेशन चिपका रहे हैं। ये बात पेरेंट्स को समझ में अभी तक नहीं आ रही है, कैसे नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, सवाल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब इनके एडमिशन करे हुए बच्चे हमारे पास आते हैं, क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशन हम भी करते हैं, मैं एमबीबीएस अब्रॉड को गलत नहीं कह रहा हूं, बट पॉइंट ये है जिस तरह से इन चीजों को परोसा जाता है आपके सामने वो एक गलत तरीका है। जिन यूनिवर्सिटीज में ये लोग एडमिशन करते हैं वो गलत यूनिवर्सिटीज है, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स को पाया है जो अपना सब कुछ खो के 1 साल के बाद वापस आ जाते हैं। ये एक ऐसी मार्केटिंग गिमिक है जो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इस समय पे सबसे तेज है। अब सबसे बड़ा सवाल मेरा आप लोगों से, अगर आपको मार्क्स में कट ऑफ पता भी लग जाए तो क्या आप अपना एडमिशन आज ही सुनिश्चित कर लेंगे? क्या आज ही जाके आप मेडिकल कॉलेज के दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे कि आप मुझे अंदर ले लीजिए और मैं अब एमबीबीएस करना चाहता हूँ? आपको रिजल्ट का तो वेट करना ही पड़ेगा, इससे पहले तो कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपके हाथ में रैंक्स नहीं है उससे पहले कोई एडमिशन संभव नहीं है। पहले रैंक्स आएंगी, फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग की आपको काउंसलिंग की तैयारी करनी थी, आपको ये देखना था कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या नहीं, आपको ये देखना था आप कौन कौन से स्टेट में एलिजिबल हैं या नहीं, आपको ये जानना था किस रैंक तक किस स्टेट में अपॉर्चुनिटी पॉसिबल हो सकती है, और जब रैंक आएगी तब आपके पास एक क्लियर पर्सपेक्टिव हो। बट आपको जानना है कि आपको 320 नंबर के ऊपर कोई अच्छा प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन जिसका बजट 60-70 लाख रुपए हो वो मिलेगा या नहीं? मैं आपको बता देता हूँ, नहीं मिलेगा। अभी पे बिल्कुल नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा अब से 2 महीने के बाद मिलेगा। आपको थोड़ा-सा इत्मीनान रखने की ज़रूरत है। और जो ये मार्केटिंग गिमिक चल रहे हैं, इनको अगर आपको समझना है तो एक बार अकेले में बैठ के सोचिए कि आपसे डिमांड क्या है उस वीडियो की। कुछ गूगल फॉर्म भरवा रहे हैं, कुछ मार्केटिंग अब कर रहे हैं अब्रॉड इंस्टीट्यूशन की, कुछ ड्रॉपर बैच के लिए तैयार हैं और कुछ दूसरे पे ब्लेम मार रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन लेना, ड्रॉप लेना, एग्जाम देना, ना देना, ये कंप्लीटली आपका और आपके फैमिली का डिसीजन होना चाहिए। मैं या कोई और फैकल्टी आपको इस चीज़ के लिए अगर मोटिवेट कर रहा है और आप कन्विंस हो जा रहे हैं, तो आप कभी भी एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। आज की डेट में जो परिस्थिति मेडिकल एजुकेशन की भारत में हो चुकी है, अगर हम बात करूं, एनटीए के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ चुका है, पेपर की गरिमा ऑलरेडी तार-तार है। इसके अलावा अगर आप बात करो मेडिकल इंस्टीट्यूशन की, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन की संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी सीट्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। इसके ऊपर ना तो कोई फैकल्टी बात करता है, ना कोई शिक्षाविद बात करता है। अगर बात करते हैं बंद सुप्रीम कोर्ट के सामने पर्चा लेके खड़े हो जाते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। अरे सर, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करने का एक तरीका होता है, आप बंद सुप्रीम कोर्ट में संडे को जाके कुछ नहीं करा पाएंगे। चलो, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में आ ही गए तो एक कैलकुलेशन अपना भी है, और वो कैलकुलेशन स्कोर के आधार पे नहीं है, उसके कुछ लॉजिकल ग्राउंड है। अगर हम बात करें रीनेट 2026 की, 2025 में एक सरप्राइज फैक्टर था, मैंने पहले ही बात करी।
पहले 20 मिनट एक्स्ट्रा मिला करते थे और वो खत्म कर दिए गए, लेकिन 2025 का पेपर सबके लिए सरप्राइज था। और 2026 में हम लोग तैयार थे एक ऐसे एग्जाम के लिए जो टफर साइड पे होगा। 2026 में जो 3 मई का एग्जाम था वो एक इजी एग्जाम था और सब बच्चों के चेहरे पे खुशी थी, सब लोग तैयार थे, उसमें भी कट ऑफ की बहुत वीडियो बनी थी। लेकिन 3 मई के एग्जाम पे जब धीरे धीरे वही रुझान स्टार्ट हुए, जब बहुत सारे बच्चे निकल के आने लगे जिनके 720 स्कोर हो रहे थे और सीबीआई ने जांच की तो पाया कि ये एग्जाम में गलतियां हुई हैं और पेपर लीक हुआ है। इस एग्जाम को जब रद्द किया तो एक चीज तो हर बुद्धिजीवी को समझ जानी चाहिए थी कि जो अब पेपर आएगा वो कहीं ना कहीं टफ आएगा। फिर डेट अनाउंस हुई 21 तारीख की। अच्छा, इस डेट के ऊपर भी अगर मेरी लास्ट वीडियो आप देखोगे तो मैंने पहले ही बताया था 21 जून पे होगा। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, 21 जून ही एक खाली डेट थी। एनटीए का कैलेंडर है, एनटीए सारे एग्जाम करवाता है, उससे पहले सीयूटी के एग्जाम थे और 30 दिन से पहले आप एग्जाम करवा नहीं सकते थे। तो 21 जून ही एक खाली थी। अब इसमें भी लोग क्रेडिट लेने में लगे हैं कि हमने कहा था 21 जून को हो गया, चलो बढ़िया है सर आपने बोल दिया। बट 21 जून के एग्जाम जब हुआ तो एक टफ पेपर आपको देखने को मिला, लेकिन टफ पेपर के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे जो स्टूडेंट के फेवर में थे। पहली चीज बायो कंपैरेटिवली इजियर साइड पे आई और केमिस्ट्री कंपैरेटिवली साइड पे थोड़ी सी टफर साइड पे आई और फिजिक्स जो हर बार टफ लगती भी है और इस बार भी टफ आई। अब ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट एक टफ पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहा था उसको इजी अगर बायो मिल गई, क्योंकि बायो स्ट्रेंथ होती है पीसीबी के बच्चों की, अगर उसको इजी बायो मिल गई तो क्या उसने 15-20 मिनट इसमें सेव नहीं किए होंगे? और अगर एक स्टूडेंट ऐसा कर पाता है जो टफ पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है जहां पे अच्छी अच्छी फैकल्टीज है, अगर वो 15-20 मिनट बचा रहा है और 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इस एग्जाम के लिए जो कि एनटीए की एंड से था, तो आपके पास एक्स्ट्रा 30 मिनट है। अब ऐसे में अगर ये पेपर दोनों सेम डिफिकल्टी लेवल के थे या ये फिर थोड़ा सा अपर साइड पे भी था, 2026 का रीनीट एग्जाम अगर थोड़ा सा अपर साइड पे भी था तो क्या ये 30 मिनट का बेनिफिट स्टूडेंट को नहीं मिला होगा? और अगर ये बेनिफिट मिला है तो कैसे लोग 520 और 530 कट ऑफ कोट कर रहे हैं, ये समझना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको कोई भी नंबर नहीं देने वाला हूं क्योंकि नंबर देना सही नहीं होगा। फैकल्टीज कैसे करते हैं, फैकल्टीज सोचते हैं कि 310 320 यहाँ पे कर लिया होगा बच्चे ने, यहाँ पे 100 नंबर लिया होगा, यहाँ पे 100 नंबर लिया होगा क्योंकि टफ थे और इतने में जो है आप बच्चे का 520 आ गया, 520 आ गया तो यही कट ऑफ होगी। ये एक थ्रेशोल्ड हो गया उनका, ये उनका तरीका है इसको जज करने का और इसीलिए 520 के ऊपर जा रहा है। किसी ने 400 बच्चों के डेटा पे कैलकुलेशन की, किसी ने 2000, किसी ने 4000, किसी ने पोल डाले, बट ये एक रिलायबल डेटा नहीं है। अगर आपको समझना है कि क्या ऑप्शन आपके लिए बेहतर रह सकते हैं, कैसे अपनी काउंसलिंग को आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं, कैसे अपने लिए बेस्ट चांस आप क्रिएट कर सकते हैं, तो अगर आपको 2026 में ये समझना है कि आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर कैसे एंट्री मिलेगी, आपको सबसे पहले तो काउंसलिंग समझनी होगी। सबसे पहले समझना होगा कितने ओपन स्टेट हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको समझना होगा 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स जो कि एमसीसी से फिल होती हैं उसमें क्या रूल होते हैं। आपको समझना पड़ेगा जो 85% बची हुई स्टेट कोटा की सीट है उसमें कट ऑफ रैंक वाइज, और जब मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं रैंक की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम रैंक क्या हो सकती है। आपको समझना पड़ेगा सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिनको आप बोलते हो उसके लिए आप एलिजिबल हो भी या नहीं, आपको समझना होगा कहां कहां पे आपके लिए ऑप्शन क्रिएट हो सकते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगी, ओपन कैटेगरी, क्लोज कैटेगरी, आपकी कैटेगरी पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे आप काउंसलिंग टैकल करेंगे। एमसीसी काउंसलिंग सबसे पहले होती है, उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग होती है। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जा रहे हैं आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, एक 15% ऑल इंडिया कोटा से जा सकते हैं आप, 85% स्टेट कोटा जा सकते हैं। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट में ही आप एलिजिबल होते हैं। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पे आपकी सिर्फ 10th और 12th, मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी के लिए कुछ थंब रूल्स होते हैं। कुछ स्टेट्स के अंदर डोमिसाइल लगते हैं, कुछ स्टेट्स के अंदर अगर आपने 10th और 12th वहां से किया है तो भी आपका काम हो जाएगा। कुछ स्टेट के अंदर अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है केवल वहां का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, बर्थ यहाँ पे हुआ उसके बाद कहीं और जॉब कर रहे, कहीं और शिफ्ट हो गए।
अगर आप ऐसे स्टेट से हैं तो आपको समझना पड़ेगा कौन से स्टेट में आपकी एलिजिबिलिटी बन सकती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मल्टीपल स्टेट में अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अज्ञानता की वजह से, उनको नॉलेज नहीं होती, अच्छे काउंसलर नहीं होते और अपने चांस मिस कर देते हैं। हर बार मैंने देखा है। मैं एक सवाल आपसे और पूछता हूं, अगर सारे बच्चे फर्स्ट राउंड में सारी सीट्स के लिए बैठ रहे हैं, उसके बाद फिर कुछ बच्चे स्टेट्स में जाके सीट लेते हैं, तब सेकंड राउंड होता है, उसके बाद थर्ड राउंड होता है, उसके बाद लास्ट राउंड मॉपअप होता है, उसके बाद भी 3-4 राउंड जो आते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि कभी भी 100% सीट एक राउंड में फिल नहीं होती है। एंड तक उनको, अभी लास्ट ईयर, पिछले 2 साल से ये भी देखा जा रहा है कि ऑफलाइन काउंसलिंग करनी पड़ रही है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि बच्चों को पूरी नॉलेज नहीं होती है, बहुत सीट्स खाली चली जाती हैं, कुछ सीट्स ऐसी होती है अलॉट होने के बाद नहीं होती। लास्ट ईयर इतनी प्रॉब्लम हुई थी काउंसलिंग के अंदर, हरियाणा के रिजल्ट 2-2 3-3 बार अनाउंस हुए थे। बच्चों को अगर एमसीसी सीट मिल गई तो स्टेट काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया था। अगर आपको रूल्स नहीं पता है काउंसलिंग के, तो आप कहीं ना कहीं अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कितने ओपन स्टेट हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या कट ऑफ रैंक जाने वाली है, कहां तक आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, कौन से मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं। पिछले 3 साल का डेटा हम लोग एनालाइज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अपने लिए आप कैसे बेहतर से बेहतर अवसर बना सकते हैं अगर आप सही ढंग से काउंसलिंग करते हैं।